अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजीब अयूबी। आज के प्रोग्राम 16 दिसंबर सन है मशरक़ पाकिस्तान के हवाले से आज उसकी दूसरी किस्त में आपके साथ हाजिर हैं। मेहमान हमारे साथ वही हैं मौलाना सिराजुल हक साहब, जो ऐन जवानी में पाकिस्तान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। और अब तक की जो सूरत हाल, चूँकि कल हमारे पास प्रोग्राम का दौरानिया बहुत कम रहा और इस बड़े मौजू को हम समेटने में नाकाम रहे, लेकिन ये कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जो नाजरीन यकीनन सुनना चाह रहे होंगे। और एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि पाकिस्तान के रहने वाले अपने उस बाजू को जो हमसे काट दिया गया या कट गया, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। लिहाजा इस प्रोग्राम के ज़रिए राह स्पेशल में मेरी कोशिश है कि मैं उन तमाम वाक़यात को क्रिस्टलाइज करके, मुख्तसर करके अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँ कि वो क्या हालात थे, वो क्या वाक़यात थे और किस बिना पे हमारा प्यारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा कर दिया गया। इस ज़मन में बहुत सारी बातें जो कल के प्रोग्राम में आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो रह गईं। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसके बाद क्या मगरबी पाकिस्तान के रहने वालों ने और हमने अपनी उन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है? मिसाल के तौर पे एक सवाल ये उभरता है कि वहाँ पर जो भारतीय मदाखलत थी, जो भारतीय प्रोपेगेंडा था कि जिसने महरूम मशरक़ी पाकिस्तानी बंगाली भाइयों को मगरबी पाकिस्तान के अपने दूसरे भाइयों के दरमियान खलीज पाटने में अहम किरदार अदा किया, क्या मगरबी पाकिस्तान के हुक्काम ने, उनकी इंतज़ामिया ने और यहाँ के हुक्मरानों ने भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब दिया? क्या सफारती महाज पे और आलमी राय आम्मा को हमवार करने के लिए हमारे दानिश्वरों ने, हमारे मीडिया ने और हमारे हुक्मरानों ने अपना किरदार अदा किया? क्या वाकई वहाँ पर जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 30 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब जानने के लिए आज हम इस प्रोग्राम की दूसरी और आखिरी किस्त में आपसे मुखातिब है। जनाब, यही सवाल सिराज साहब मैं आपसे करूँगा जो हमारी कल की गुफ्तगू में रह गए थे, कि ज़ाहिर है कि हमने महरूमियों का ज़िक्र किया, हमने उन अवामिल का ज़िक्र किया कि जिसके नतीजे में भारत ने बंगाल के मुसलमानों में अपने पंजे गाड़े और उन्हें मगरबी पाकिस्तान से मुतनफ़र किया, महरूमियों के एहसास को आगे बढ़ाया और जिसके नतीजे में मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यहाँ के रहने वालों के ख़िलाफ़ उनमें नफ़रत पैदा हुई और वो भारतीयों के आलायकार बन गए। और उन्होंने यहाँ तक फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने अपने तौर पे देश बचाओ तहरीक शुरू कर दी, कि जिसे हम मुक्ति बाहिनी के नाम से जानते हैं। और इसके मुकाबले पे दीनी जमातों ने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, चाहे वो मुस्लिम लीगी हों, नूरुल अमीन साहब हों जो पाकिस्तान के नायब सदर भी रहे बाद में, इसी तरीके से और ख्वाजा खैरुद्दीन साहब हों या और दीगर अफराद कि जिन्होंने अपने अपने तौर पर रज़ाकार तंजीमें बनाई, जिनका हम जिक्र भी कर चुके हैं, अलबदर, अशम्स, मुजाहिद, रज़ाकार, ये वो तंजीमें थीं जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए पाकिस्तानी अफवाज के साथ काम कर रही थीं। इनके मुकाबले पे एक तंजीम थी मुक्ति बाहिनी, जो कि अवामी लीग के नौजवानों पे और मुकामी लोगों पे मुश्तमिल थी और वो भारत के लिए काम कर रही थी। ज़रा इस पर रोशनी डालें कि ये अवामी लीग का क्या स्ट्रक्चर था और ये मुक्ति बाहिनी का क्या स्ट्रक्चर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नजीब आईवी साहब, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस सिलसिले में सही बात अर्ज़ करने का मौका दिया है। पहले नंबर में हैया खान साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया और इलेक्शन के दौरान ये सवाल उठाया जा रहा था कि मुजीबुर रहमान अगर जीत जाएं, कामयाब हो जाएं, तो ये मुशरक़ी पाकिस्तान को टुकड़ा कर देंगे और पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और इनका एजेंडा है। लेकिन मुजीबुर रहमान साहब ने कसम उठाकर कहा कि मैं पाकिस्तान बनाने वालों में से हूँ, पाकिस्तान तोड़ने वालों में से कभी मैं नहीं हूँ। ये शेख मुजीबुर रहमान ने जी जी हर जलसा में उन्होंने कसम उठा कर कहा कि कब तक की बात है, ये कौन सा टाइम होगा? ये इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन तो 70 में हुए। 70 में इलेक्शन हुआ जब वो कामयाब हो गए। शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग, जी अवामी लीग जब कामयाब हो गई
तो अब मुजीबुर रहमान ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, हलफ मैं ढाका में उठाऊंगा, असेंबली का हलफ मैं ढाका में उठाऊंगा। ठीक है। इस बात पर चूँकि मगरबी पाकिस्तान में भी अक्सरियत के साथ भुट्टो साहब कामयाब हुए थे, भुट्टो साहब ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि मैं मशरिक़ पाकिस्तान में हलफ उठाने के लिए नहीं जाऊंगा, और मेरी पार्टी में से कोई भी बंदा जाएगा तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। ये बयान जुल्फ़िकार अली जी भुट्टो का बिल्कुल उनके वाज़ेह बयान था, और तमाम अखबार में शायद सुर्खी के साथ वो छपता था, और मैं उसको बार बार पढ़ा। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग अगर कोई असेंबली के मेंबर वहाँ हलफ उठाने के लिए जाएँ तो वो एक तरफा टिकट लेकर जाएँ। बस भुट्टो ने कहा, भुट्टो साहब ने, बस ये खबर छपनी थी तो वहाँ समझ आग और खून का खेल शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इससे पहले नहीं था, और बंगाली बिल्कुल पाकिस्तान से अलग होने के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे अवामी लीग के लोग। मैं ये बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा आपको मैं काट रहा हूँ, देखिए ना रातों रात तो कोई चीज़ नहीं हो जाती, जाहिर है कि ये तो ज़माना से हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ भी हो रहा है, सामान भेजा गया होगा, उनके नौजवानों की तरबियत की होगी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था कि वो पाकिस्तान के मुखालफत में उठ खड़े हों। जैसे ही भुट्टो साहब का ये बयान आ गया तो मुजीबुर रहमान को एक इश्यूज़ मिल गया, उन्होंने कहा कि देखो हम अलग होना नहीं चाह रहे, बल्कि मगरबी पाकिस्तान वाले हमें अलग कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हालांकि ये अच्छा वो जो इलेक्शन था जी, वो इलेक्शन में तो अगर देखा जाए, और ये बात हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत अहम होगी कि उस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के सरबराह थे, उस जमात को 273 के करीब नशिस्तें मिली थी जी। और इसी तरीके से मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी अक्सरियत में आई थी, 80 के करीब उनको 80 के करीब सीटें पीपल्स पार्टी को मिली। जी जी। अच्छा, इस दौरान मुझे याद पड़ता है कि मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के अमीर हैं जी, उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन था और उनकी हिकमत अमली थी कि अमीर जमात इस्लामी सैयद अबुल आला मौदूदी ने ये कहा कि वहाँ पर बंगाली ज़बान की बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा है और मगरबी पाकिस्तान में किसी और बुनियाद पे इलेक्शन हो रहा है, जमात इस्लामी पूरे मुल्क में अपने नुमाइंदे खड़ी करेगी, ताकि वो अलहदगी की साजिश को शायद भांप गए थे। उनका एक विज़न, उनकी जो फ़िक्र और वो एक ब्रॉड कैनविस पे सोचने वाले रहनुमा थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना का ये फ़ैसला इसीलिए होगा कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी अपने नुमाइंदे खड़े करेगी, इसलिए कि अवामी लीग का कोई नुमाइंदा यहाँ से नहीं खड़ा हुआ और पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा वहाँ से उस तरीके से नहीं खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में आ गई मगरबी हिस्से में और मशरक़ी हिस्से में, तो ये भी एक तफरीक का सबब बना। देखिए हदीस में है, इत्तक़ू फ़रासतुल मोमिनीन इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, मोमिन के फ़रासत से डरो, वो अल्लाह के ख़ास नूर से देखता है। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का ज़िंदा वली था, अल्लाह का ज़िंदा वली था, और उनके किरदार को देख सकते हैं। सदियों के बाद ऐसी शख्सियत पैदा होती। तो मौलाना का ये विजन तो सही था। मौलाना बिल्कुल जो तजज़िया कर रहे थे इलेक्शन के रिज़ल्ट आते ही जो उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया, उन्होंने कहा कि अब मशरिक़ पाकिस्तान के लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा। ये कब कहा मौलाना मौदूदी साहब? इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद। जी। तो अच्छा, उसी रिजल्ट के बाद शेख मुजीब ने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद नहीं आऊँगा हलफ उठाने। जी, मैं ढाका में हलफ उठाऊँगा, और भुट्टो साहब ने यहाँ कहने लगे मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि यही है, खान साहब वहाँ मशरिक़ पाकिस्तान में गए और मुजीबुर रहमान से मुलाकात की। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है और पढ़ा है कि याहिया खान ने शेख मुजीब के साथ अंदर खाना एक सेटिंग इस तरह बनाई थी कि तुम मुझे सदर बना दो, और चूँकि मैं मार्शल्ला को ख़त्म करके और तुम्हारे सदारती निज़ाम में खुश हूँ, तो सदर मुझे रखो और एक वज़ीर आज़म का ओहदा तुम ले लो। कुछ इस तरह की सेटिंग हुई। ये तो उनकी बातें हैं, वहाँ तो हम मौजूद नहीं थे। ये तो उन दोनों के दरमियान की बात है, वो अल्लाह जाने और यही खान जाने और ये मुजीबुर रहमान जाने। लेकिन बात यह है कि मुजीबुर रहमान साहब से मुलाकात करके जब वो एयरपोर्ट पर आए, जहाज़ पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने यानी यही खान ने सहाफ़ियों को जो बयान दिया वो ये है कि मैं आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करके आ रहा हूँ और हमारी मुलाकात बहुत खुशगवार मोड में
हुई है। ये एक अच्छा बयान था। हाँ, ये अच्छा बयान था, मेरा ख्याल है, इसलिए कि अक्सरियत तो शेख मुजीब के पास थी। उन्होंने ये ऐलान करके आया, और जमात इस्लामी की तरफ से भी मुतालबा हो रहा था जो अक्सरियत में आ गए इक़्तिदार। हाँ, जमहूरियत का तकाज़ा तो यही है जी। अच्छा, एक बयान जिसने परेशान किया, और वो मैं चाहूँगा कि वो भी नाज़रीन को भी पता चले, कि यहाँ पर अखबारात में एक बयान छपा कि उधर तुम इधर हम, ये भुट्टो साहब के रेफरेंस से ये बात चलाई गई, जिसने ये चला अखबार में, मसावात अखबार, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्जुमान होता है। ये उसके एडिटर थे लाहौर में अत्तर अब्बास साहब, सहाफ़ी हैं, उसके एडिटर थे। भुट्टो की जो भी बात होगी या तकरीर होगी, उसके शायद अल्फाज इस तरह नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो इसकी लौह लगाई अखबार में, वो बड़ी ख़तरनाक थी। यानी सहाफ़ती बददियानती का मुज़ाहरा करके पूरे मशरक़ी पाकिस्तान को इस एक लीड ने जो है ना, और वो हमेशा के लिए आज तक भुट्टो के नाम के साथ मंसूब हो गया। ये देखिए, अब एक बात कहते, आप जो बयान फरमा रहे हैं, ये अभी तो बराह रास्त लोग सुन रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो यानी प्राइवेट बात होती है, तो उसमें तो जिसके साथ बात हो रही है वो जानते हैं। जैसे सहाफ़ी हजरात हैं, वो जो बात शाये करते हैं तो वो हम तक पहुंचती है। अंदर की क्या बात है वो तो हमें मालूम नहीं होती ना। तो बात, लेकिन ये बात तो बिल्कुल मशहूर है, और यकीनी तौर पर इलेक्शन जीतने के बाद जब मुजीबुर रहमान ने ये कहा कि मैं हलफ लेने नहीं जाऊँगा, तो भुट्टो साहब ने फिर कहा कि, भुट्टो साहब देखिए उनके जहन तो बना हुआ था, उन्होंने फ़ौरन जब कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, दूसरे पार्टी के जाएँ तो एक तरफा टिकट लेकर जाएँ, और मेरे पार्टी का कोई जाएँ ये नहीं, मैं उसकी टांग तोड़ दूँगा। उसी के मुखालफत में ये अमर रज़ा कसूरी साहब बागाल गए थे। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, हालांकि वो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगा, हम तो जमहूरियत के लिए आपके साथ हैं जी, है ना। हम इस तरीके से जमहूरियत के खिलाफ अगर कोई बात, ये बात रिकॉर्ड पे है जी कि उस वक्त भुट्टो साहब ने ये कहा था कि शेख मुजीब तो डरता था ना, अगरतला साजिश केस जो बनाया गया शेख मुजीब पे, और 50 के करीब 56 लोग उसके अंदर गिरफ्तार किए गए साजिश के इल्ज़ाम में। मगरबी पाकिस्तान के लोग भी थे, मशरक़ी पाकिस्तान, तो वो शेख मुजीब का डरना तो बजा था। उसके पास अक्सरियत थी, उसका मुतालबा तो यही था कि मैं अक्सरियत लेके आ गया हूँ और मुझे जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर होना चाहिए, अक्सरियती पार्टी। भुट्टो साहब ने ये बयान ज़रूर दिया जो आप बात कर रहे हैं कि जो वहाँ जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, और जो वहाँ से नहीं, दूसरी पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले इस्लामी है या हाँ, वो एक तरफ का टिकट नूरानी के JUP है, उनमें से या JUI है, उनमें से कोई भी जाएगा वो एक तरफा टिकट लेकर, यानी मौत की धमकी थी। जी। तो दूसरी बात है, जो बात आप नहीं पूछ रहे हैं वो ये है कि यहिया खान साहब वहाँ से वापस आने के बाद फौरी तौर पर लाड़काना में जाकर भुट्टो साहब से मुलाकात की, फिर उन्होंने बीटर तीतर के आकर शिकार विकार भी किया। जी हाँ, ये भी मशहूर है। तो ये सब कुछ करने का भैया तमाम मेहमान थे, और दुनिया भर की शराबों की ज़ियाफ़त हुई है वहाँ पर। पल पल की खबरें तो अखबारात में छाप रहे, मैं 4-5 अखबारात एक रोज़ाना पढ़ता था। बच्चा था, कोई मसरूफियत नहीं थी, बहुत दिलचस्पी थी, बहरहाल हम गमगीन भी थे, इसीलिए मतलब अखबारात पढ़ते थे, पल पल की खबर जानना, खबर सुनना, ये हमारा मशगला था, और खाना खाना बस ये सुनना, ये करना। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो इसके बाद भुट्टो साहब ने जहन बना लिया। अब उन्होंने, भुट्टो साहब ने भी जहन बना लिया, और यहिया खान ने भी जहन बना लिया। उन्होंने फैसला वो जो पहले से किया हुआ था कि मशरिक़ पाकिस्तान को अलग करना है। फिर ख़तरनाक तरीन बात ये हुई जी कि यहिया खान उनके साथ मिलने के लिए गए मुजीबुर रहमान के साथ जी, और मुजीबुर रहमान साहब के साथ मिलने के लिए गए, और उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिए। मतलब जो इलेक्शन हुआ है उनको डिसॉल्व कर दिया उन्होंने। इसके बाद मुजीबुर रहमान को उन्होंने गिरफ्तार करके लेकर आ गए, और फौरी तौर पर वहाँ फौजी एक्शन का फैसला हुआ। फौजी एक्शन में जो वहाँ और भी आग जो लगाई वो ये है, फौजी एक्शन ने लगाई जी, फौजी एक्शन ने लगाई। उसमें टिक्का खान नाम के एक जनरल को वहाँ के कोर कमांडर बनाकर भेजा। उन्होंने तैयारे से उतरा ही नहीं था, और तैयारा पर खड़े होकर कहा कि ज़मीन चाहिए, इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन चाहिए। तो फिर वहाँ अखबारात में बड़े बड़े सुर्खी, बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट है जी ऐसे फ़र्द की जानिब से जो वहाँ पर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जा रहा है,
जनरल टिक्का खान, जी। और उन्होंने वहाँ पर ये कहा। वैसे तो उस वक्त फौज में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी थे, जैसे साहबजादा वो याकूब मैं अली बताऊंगा खान का अभी। नाम आया। उन्होंने जब देखिए ना, जब उसने ये बयान देकर जहाँ से उतरा, फिर चारों तरफ से आग और धुआं के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हंगामे शुरू हो गए। हंगामा शुरू हो गए। फिर इन्होंने चारों तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी, जैसे कि दारुण हमला की तरह। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता यानी यहाँ से जहाज़ भर के फ़ौज भेजे गए, यानी फ़ौज वहाँ पहुँची तो एक ख़बर ये चिटांग में फैल गई है कि मजूमदार साहब को पकड़ के ले गए। वो उस चिटांग के कोर कमांडर या जो भी अफसर थे, बंगाली अफसर थे, उनके अगवा या उनको मार देना का इस किस्म का अफवाहें फैलाई आवाम लीग वालों ने। बहरहाल यानी हंगामे शुरू हो गए, हंगामा शुरू हो गए। तो उनका हंगामा ये शुरू हो गए कि अब वो तो भुट्टो को भी नहीं पकड़ सकते थे, फौज के पास भी नहीं जा सकते। सिराज साहब, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हालात इस कदर बिगड़ चुके थे जी। इन सियासतदानों की गलत बयानों से, जो अब तक की बात सामने आई है कि भुट्टो साहब ने इस तरह का बयान दिया, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिक्का खान ने वहाँ पर और सुलगाने वाला काम किया। मुजीबुर रहमान को मैं फिर भी आपकी गुफ्तगू से जो मुझे तासुर मिल रहा है, इंतखाबी नताइज के बाद और मार्शल लॉ लगने से पहले पहले तक मुजीबुर रहमान ने अलहदगी का जहन नहीं बनाया था। मुजीबुर रहमान ने ये कहा कि मैंने तो पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में हिस्सा लिया है, मैं अलहदगी कैसे कर सकता हूँ। दूसरी बात, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा और गलती अगर कर रहा हूँ तो आप निशानदेही कीजिएगा, कि मुजीबुर रहमान तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में उनके वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे, मादर मिल्लत के। बिल्कुल दुरुस्त। और पाकिस्तान में अयूब खान साहब और ये दीगर तमाम लोगों ने तो फातिमा जिन्ना का इलेक्शन में हिस्सा लेना ही मुश्किल कर दिया था, और उनके हवाले से बहुत गंदे गंदे पोस्टर जो है वो। तो ऐसा फ़र्द जो फातिमा जिन्ना की इलेक्शन की मुहिम का हिस्सा रहा हो, तो मैं भी नहीं समझ रहा कि वो किस तरीके से रातों रात जो है वो पाकिस्तान तोड़ने पे आमादा हो जाता है। मैंने कल भी बताया कि ये तो पहले पाकिस्तान बनते ही सेकुलर, सोशलिस्ट और लिबरल लोगों ने फैसला कर चुका था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शा में नहीं रहना चाहिए। ये उनका बिल्कुल वाज़ेह फैसला था। अब देखिए क्या मजबूरी थी ये कायद अज़म को कि ज़फ़रुल्लाह खान जो कादियानी को वज़ीर ख़ारजा बना के रखा। ज़फ़रुल्लाह खान, ज़फ़रुल्लाह, तो ये क्या मजबूरी थी, ये तो हम नहीं बता सकते। ये आलमी कुव्वत। अच्छा बहरहाल, अब मैं एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है कि वो नाजरीन को पता चलनी चाहिए कि अलबदर, अशम्स, अलमुजाहिद और रज़ाकार, ये सारी तंजीमें मौजूद हैं जो मुहिब्ब वतन तंजीमें हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये किस हद तक जाके इन्होंने पाकिस्तान बचाने की जद्दोजहद की है। हमारे नाजरीन इस बारे में जानना चाहेंगे कि इन तंजीमों की, और आज भी आप देखिए उन्हीं लोगों को फांसियों पे चढ़ाया जा रहा है। जमात इस्लामी के वो तमाम रहनुमा जो बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं या काबरीन हैं, उनके बारे में फ़ैसले हो चुके हैं और उनमें से बहुत सारों को तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया है और बहुत सारों की तैयारियां भी हो गई हैं। तो ये लोग तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत के पैकर हैं पीछे। तो इनका वो क्या फ़ैसला था? देखिए बात ये है कि जो पाकिस्तान था, ताकि चाहे वो मगरबी पाकिस्तान, मशरिक़ पाकिस्तान, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, ये इस्लामी ममलकत था। और इसके जो कुर्बानी क्या दी आप लोगों ने? मैंने कुर्बानी इसलिए दिया है कि बंगालियों ने इन सब को ये बताया गया कि ये इस्लाम का कला है पाकिस्तान जी। अगर ये पाकिस्तान टूट जाएं और दो टुकड़े हो जाएं तो फिर ये सेकुलर मुल्क बन जाएगा, लादीनी मुल्क बन जाएगा, है ना। तो फिर हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इस्लामी ममलकत को बचाना, जब फौज वो बचा नहीं पा रहे हैं। ज़मीन का मसला नहीं था, ये अकीदा का मसला, अकीदे का मसला था। जी जी, आप लोगों ने हम अकीदा की हिफाजत के लिए, और मौलाना मौदूदी ने कहा था कि पाकिस्तान को मस्जिद का दर्जा रखता है। जी जी, तो अब इसका बचाना हमारे लिए फ़र्ज़ हो गया है। जी जी, इसी के बुनियाद पर अलबदर, रज़ाकार, अशम्स और मुजाहिदीन जो लड़े हैं, हमने किसी तनख्वाह के लिए नहीं लड़े, हमने तनख्वाह किसी से नहीं ली, घर से खाया, मेहनत मजदूरी करके खाया, हमने उनसे चाय भी नहीं पिए, हमने जान का नजराना अल्लाह के दीन के लिए दिया है। और हम ये खदशा था, और ये कुर्बानियाँ दे के अभी भी आप लोग मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं। हम जो फांसियों पे झूल रहे हैं वो भी मुतमईन है? देखिए हम खसरा में नहीं हैं,
कोई भी खसारा दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। जिन लोगों को फांसी पर लटकाया जाए, आप देखिए बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चर पर लटा के फांसी घाट में ले जाया गया। हमारे लोगों ने सीना तान कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहा कि मुझे जन्नत की खुशबू मिल रही है, मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, है ना। ये कहकर किसी ने कोई कलमा पढ़ के फांसी के फंदे को चूमा। शहीद कुतुब और हमारे 6 अफराद जो शहीद हुए हैं, सब ने बिल्कुल सब ने इत्मीनान के साथ अपने रब के पास गए। जाना तो है ना, कल भी जाना है, आज भी जाना है, परसों भी जाना है, जो आया वो जाएगा। लिहाजा एक अजीम मकसद के लिए अगर मैं जान की कुर्बानी दूँ तो ये तो मेरे लिए सादत है। बताइए सिराज साहब कि उस वक्त आपने दौरान गुफ्तगू मुझे बताया था कि वो गोली नहीं खर्च करना चाह रहे थे। जी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि गोली पे हमारे पैसे खर्च होंगे, तो वो मुख्तलिफ अजियतें दे के साथियों को शहीद करते थे। लोगों को दरख्तों के साथ खील के जरिए से टांग के मारा, उल्टा लटका के मारा। जहाँ रेल के पटरियाँ होती थी उनमें बांध के रेल के पटरियों पर डाल दिया करते थे और उसी पर रेलगाड़ी चली जाती थी और 4-4, 5-5 टुकड़े हो जाते थे। जहाँ दरिया करीब है, समंदर करीब है, बोरियों में बांध के वहाँ समंदर में पत्थरों के साथ डाल के वहाँ फेंक देते थे। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा गद्दार है। असल में सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ जो जुल्म ज़्यादती किए है वो कम्युनिस्ट अक़ीदा रखने वाले मुल्हिदों ने किए है। एक दूसरी बात ये आप याद रखिएगा, मशरक़ी पाकिस्तान के बंगाली नौजवानों ने ज़रूर हिस्सा लिया है, लेकिन उसमें मगरबी बंगाल के हिंदू नौजवान और मशरक़ी पाकिस्तान के हिंदू नौजवान जो यहाँ से हिजरत करके इंडिया में चले गए थे, 1 करोड़ बताया जाता था, 1 करोड़ अफराद हिजरत करके गए। हिंदू नौजवानों को मुक्ति बाहिनी बनाकर आगे भेजा गया। मुक्ति बाहिनी का मतलब बताइए ना, यहाँ पाकिस्तानियों को पता चले। आज़ादी के सिपाही, हाँ वही भक्तु देश, भक्तु देश, मुक्त करना माने आज़ाद कराना, आज़ाद कराना मुक्ति बाहिनी। उसमें मैं ये कहूँगा 70% जो हिंदू नौजवान थे जी जो हिंदुस्तान से, उन लोगों ने दाढ़ी जिसके पास देखी है कि ये आलिम है, मौलवी टोपी है, उसको बहुत दूर से जहाँ तक गोली के फायरिंग के रेंज है गोली मारकर लोगों को मारा। हमारे एक उस्ताद थे अब्दुल सलाम साहब, बहुत दूर से गोली मारकर उसको शहीद किया। बाद में मुझे खबर मिली है तो मुसलमान लड़के जो उनके साथ थे उन्होंने भी उसको मारा। उसने कहा कि हम यहाँ के लोगों को मारने के लिए थोड़ी आए पूरा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप सवाल नहीं किए हैं, जो कह रहे 30 लाख लोग मरे हैं इधर, ये तो हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा है, दुनिया को बताए ना। लेकिन मैं खुद अपने ही रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, उनसे मैं कहता हूँ कि तुम लोग सर्वे करो, यूनियन सर्वे करके देखो। बैनुल अक़वामी एक सर्वे कमीशन बनाएं, मसाजिद से ऐलान कराए जाएँ, थाना से ऐलान कराए जाएँ, लोगों को बोलने किस जगह का कौन सा बंदा किस वक्त कत्ल हुआ है, किसने कत्ल किया। अगर ये वाली बात जो आप कर रहे हैं जी, ये शर्मिला बोस इंडियन हिंदुस्तानी राइटर है जी, उसने अभी अपनी एक किताब लिखी जी, और वो इतनी ज़बरदस्त किताब है कि वो हिंदुस्तानी है, अभी भी हिंदुस्तानी नेशनल है, और उसने वो किताब लिखी मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, और उसने भारतीय हुकूमत के इस प्रोपेगेंडे को रद्द किया है। शर्मिला बोस की जो किताब है, आपसे यार पूरा हमारी यूनियन काउंसिल, पूरा मुझे तादाद नहीं कितने नफूस की वो यूनियन काउंसिल है, पूरा यूनियन काउंसिल में से एक बंदा को शहीद किया गया, वो अवामी लीग ने मुक्ति बाहिनी में किया है। और ये आखिरी दिन तक सरेंडर करने तक मुक्ति बाहिनी मेन रोड पर नहीं आ सकती थी, याद रखिएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पहरा दे रहे थे कि हमारे हैबत ऐसी तारी थी, अल्लाह ने उनको ऐसे हैबत तारी कर दी थी कि वो नहीं आते थे आगे। बेशुमार मुक्ति बाहिनी को लोगों ने देखा ही नहीं। ये बताइए कि जो पाकिस्तान की फौज है जी, ये तो अपनी छावनी, क्योंकि मैं वो छावनी और मेन रोड पर होते थे। मैं बांग्लादेश में गया हूँ, मैंने वहाँ की ज़मीन देखी है जी, और मैं बारिश के दिनों में भी रहा हूँ बांग्लादेश में 1 से ज़ायद बार, और जब खुश्की होती है जब भी गया हूँ, तो बांग्लादेश की तो ज़मीन इतनी नरम है जी, रोड के अलावा, कि वहाँ टैंक नहीं चल सकते, वहाँ पर जगह जगह पानी के जौहर बने हैं। बख्तरबंद गाड़ी टैंकों के ज़रिए से फौज फिर शहर में, चौनी में और मेन रोड से गुजरती थी, बस नीचे तो जा ही नहीं सकती वहाँ तो हम पारा देते थे। हाँ, वहाँ पर आप लोग थे, हम थे, वो हमसे अल्लाह के हुक्म से। मैं भी ये बता रहा हूँ, देखिए मेरे कद को देखें और उसके वज़न कितनी थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई मरतबा मैं उनके नरगह में आया, उनमें से बंदा पैदा हुआ कि इसको मारोगे तो पहले मुझे मारो,
मुक्ति बाहिनी के अंदर अच्छा, से उनमें से ही आपके हमदर्द पैदा हो गए? हमदर्द ऐसे पैदा हुआ, वो मुझे जानता था दूर से, ओह। कहना कि भाई ये अल्लाह के सिपाही है, इनको नहीं कुछ करो। हाँ ये हम जिस तरीके से हम आज़ाद करा रहे हैं ये हमारे ज़रूरत है, ये हमारे ज़रूरत है, इनको मार दोगे, एक सराज को मार दोगे, दूसरा कहाँ से मिलेगा? अच्छा, जी इस तरीके से कहा है, फिर मुझे पहले मारना पड़ेगा फिर तुम इसको मार सकते हो। मैं उनके इतने घेरे में इस तरीके से आ चुका था। तो ये तो आपके साथ बड़ा ख़ास करम हुआ, लेकिन वहाँ तो 10,000 12,000 नौजवान तो बहरहाल शहीद हुए। मैं खुद ढाका की वो वो यूनिवर्सिटी में गया मैं हूँ। एक बात आपसे अर्ज़ वहाँ करूं, मुझे पता चला जो जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा के उस वक्त वो छात्र शिविर अब्दुल मालिक भाई को जो शहीद किया है, मैंने वो बात बता देता हूँ, वो में से आप फोटो अभी भी मौजूद है, उनमें से एक कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाला बंदा नहीं था। वो सारे कमरेड थे, कॉमरेड होंगे वो, सारे कमरेड थे और हिंदुस्तान से तैयार होके ज़हन होकर बने आए हुए हैं। लोग। और उसमें 2-4 आवाम लीग के लड़के उन्होंने होंगे, तो बर्चियाँ मारी हैं। तो बच्चे हमारे जिस तरीके दर्दगी के साथ उनको बेदर्दी से शहीद किया है, कोई मुसलमान अल्लाह और अल्लाह का रसूल मरने के बाद के हिसाब का किताब देने का जिसका अकीदा है ये काम नहीं कर सकता था। इसके कोई कसूर नहीं था। इसने कहा था मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं वो एक जगह में सेमिनार हो रहा था, वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने टाइम लेकर यानी वहाँ तकरीर की थी। उन्होंने कहा ये सरजमीन अल्लाह के, हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और लेकिन इसमें 2-3 बातें मैं ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने पिछली किस्त में भी इस बात को समअप करने की कोशिश की थी कि इस मौजू पे मेरी तमाम पाकिस्तानियों से और तमाम देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि जो किताबें हैं इस सानहे के हवाले से उनका ज़रूर मुताला करें, क्योंकि आजकल हमारी तारीख़ से मशरक़ी पाकिस्तान के चैप्टर को जिस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स को निकाला गया है, मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारा बाजू था जिसको मिलाकर हम एक मुकम्मल पाकिस्तान बनते थे, उसको काट दिया गया। तो हमारे निसाबों में भी अब ऐसी कोई चीज़ किताब में नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनका आप ज़रूर मुताला कीजिए, और ये ज़रूर जहन में रखिए कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज की जातियाँ रही हैं फ़ैसले करने में, सरेंडर करने में, और ये बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जनरल नियाज़ी और 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए, तो नाज़रीन इसमें एक चीज़ ज़रूर सोचने की है कि आम पाकिस्तानी एक जवामर्दी के साथ, इस्तकामत के साथ और वलवले के साथ लड़ा है, और आखिर वक्त तक उसने जद्दोजहद की है। मामला ये था कि भारत से 9 और 11 किलोमीटर दूर तक जैसूर एक जगह है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी फ़ौजी डटे हुए थे। लेकिन ये जो अचानक से फ़ैसला आया, रेडियो मगरबी पाकिस्तान ने नशर किया मुख्तलिफ़ दबाव के नतीजे में या साजिश के नतीजे में, ये आम फ़ौजी का फ़ैसला नहीं था, ये हुक्काम का फ़ैसला था, ये कहीं और के फ़ैसले थे जो पूरी कौम को 2 टुकड़े करने के लिए किए गए थे। और बैन ही आज भी वही हालात बनते जा रहे हैं। हमें कौमियतों में बांटा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमें रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पे आपस में फाड़ा जा रहा है। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। पाक फ़ौज से हमारी मोहब्बत बेशक है, लेकिन ये कि हम उन तमाम साजिशों को भी जानें जो मगरबी आलाकार बनकर मगरबी एजेंडे में रंग भरने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, हमें अपने कान खुले रखने होंगे, और अपना रिश्ता अपनी तारीख़ से ज़रूर जोड़ना होगा। हमने कोशिश की इन दोनों प्रोग्रामों में कि सियासतदानों के किरदार पे भी गुफ्तगू की जाए, वहाँ की कुर्बानियों के हवाले से भी गुफ्तगू की जाए, और फ़ौज के किरदार के हवाले से भी बात करें। तो नाज़रीन, आखिर में मैं 1 मिनट में मैं चाहूँगा कि सिराज साहब कोई पैगाम आपके लिए रिकॉर्ड कराएं। मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमने आग के समंदर उबर करके जो वहाँ शहीद होने थे वो हो गए, जो यहाँ तक पाकिस्तान में पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पाकिस्तान में पहुँचा 40 साल हो रहे हैं। अभी भी हमें कहा जा रहा है कि ये 1985 के बाद से कहा जा रहा है तुम गैर मुल्की हो, और हमें नफ़रत से देखा जाता है। बंगालियों के शक्ल के पाकिस्तानी, चाहे महाजर हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, अगर कोई बंदा नाजरा में शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड भी जारी नहीं करते। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, हमारे बच्चे बेबस हो रहे हैं, और नकल हरकत के लिए हमारे बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, आपने सिराज साहब का पैगाम सुना। ये मुहिब वतन पाकिस्तानी जो आखिर वक्त तक पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की जद्दोजहद में
اپنی جانوں سے گئے، اپنے اہل و عیال سے گئے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو بتایا ہے کہ انہیں پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے بچوں کو پاکستان کی شناخت نہیں مل پا رہی، نوکریوں میں حصہ نہیں مل پا رہا، روزگار تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے ہم حکام بالا سے، ہم وزارت داخلہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سچے اور محب وطن پاکستانیوں کے اس مسئلے کو بھی فوری طور پہ دیکھا جائے۔ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان نجیب ایوبی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ملیں گے راہ اسپیشل میں اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ والسلام، اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔